हेलो स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करिए पीवाईक्यू एनालिसिस मैथ्स की पूरी सीरीज। और बच्चों आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस 2 का पीवाईक्यू, जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। और आज हम देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं। और आपको उन सभी क्वेश्चंस के लिए मैं बताने वाला हूं एक बहुत जोरदार ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है जेई मेंस 2021 का। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ये एक इंटीग्रेशन है जो कि -1 से 1 पे हो रही है लिमिट एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब। अब बच्चों आप सभी को पता है कि जब भी कभी आपके क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन ऐसे फंक्शंस यूज होंगे तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके लिमिट को ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस किसी लिमिट पे ही काम करते हैं। तो थ्रू आउट -1 to 1 इंटीग्रल जा रहा है, बट आप थ्रू आउट -1 to 1 नहीं जाओगे। आप जाओगे -1 से 0 और 0 से 1। क्यों 0 ही क्यों चूज किया हमने? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 पे चेंज हो जाएगा। अब देखो, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि मैंने पहले -1 से 0 ले ली लिमिट, और फिर मैंने ले ली 0 से 1। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ऐसा 0 ही पे ब्रेक करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हुआ है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन के लिए 0 पे ब्रेक किया क्वेश्चन को। अब देखिए, तो -1 से 0 की बात करें, अगर मैं -1 से 0 की बात करता हूं, अगर मेरा x -1 से 0 के बीच में लाई करता है, तो मेरा एक्स क्यूब भी क्या लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। अब मैं इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूं ना, इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूं, तब इसकी वैल्यू आएगी -1। बट यही अगर मान लो मेरा x 1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो इसका जो क्यूब होगा वो भी किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, वो इस बार हो जाएगा, ये वैल्यू इस बार हो जाएगी 0। तो एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें -1 से 0 लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये ई की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, और dx। और अगर मैं इधर की बात करूं प्लस, अब यहां पे एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, बट ई रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब। इस बार एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, इस बार ये लिमिट 0 जा रही है, तो फिर कितना हो जाएगा, ये ई की पावर 0 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं ई की पावर -1 और ई की पावर 0 दोनों ही कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएंगे। तो ये 1/e हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम सब जानते हैं x³ 3 हो जाएगा। बस अब हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लिमिट्स पुट करके देखो, -1 से 0 प्लस सेम हम इसमें भी करेंगे, ये भी x³ 3 हो जाएगा, और इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 0 माइनस -1/3, मतलब ये हो जाएगा 1/e इंटू 1/3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 0, तो ये केवल 1/3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/3e प्लस 1/3। तो इसको मैं एलसीएम लेके क्या लिख सकता हूं, 3e इसका एलसीएम हो जाएगा पूरे का, तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस e। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका e प्लस 1/3, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में, कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो -1 से 1 जा रहा है, या जिसकी लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप लिमिट्स को स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट यू आर हैविंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है। अब देखिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन की बहुत ही सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि इस पे ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। तो कभी भी बच्चों, अगर आपके पास दिख रहा है कि आपको 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स दिया है, या फिर आपके पास 1/1 प्लस ए रेज टू द पावर एक्स दिया है, या फिर आपके पास 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स दिया है, या फिर आपके पास 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर या ए रेज टू द पावर tan एक्स दिया हुआ है, कभी भी इस टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे ना, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में इस टाइप के फंक्शंस मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे क्वेश्चन को इग्नोर कर देना है। इस पूरे क्वेश्चन को इग्नोर करके केवल ये सब हटा के 1/2 लिख देना है। मतलब कैसे करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में। अब देखो मेरे पास इस क्वेश्चन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स है, तो जैसा कि टर्म मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, वैसा टर्म हमारे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो अब मुझे इस पूरे इंटीग्रल को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपकी सुपर ट्रिक है। यही आपकी सुपर ट्रिक है कि इस पूरे क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम केवल यहाँ पे लिखेंगे -π/2 से π/2, जो कि क्वेश्चन की ओरिजिनल लिमिट है। और क्योंकि पूरा फंक्शन 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स मैंने ऑलरेडी हटा दिया है, तो अब केवल मैं 1/2 लिख दूंगा बाहर, और अंदर अब क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, क्योंकि जो फंक्शन आया है उसको पूरे को हटा देना, यही ट्रिक है। अब बताइए आप 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सभी जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन तो केवल x हो जाएगा, और x में जब हम लिमिट्स पुट करेंगे π/2 से -π/2, तो बच्चों देखो ये हो जाएगा π/2 माइनस -π/2, मतलब ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2, तो पाई हो जाएगा।
और हमने बाहर 1/2 ले रखा है, तो फिर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखो कि क्वेश्चन कितना बड़ा हो सकता था, पर हमने इसको कितने कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आ रखे हैं। तो देखिए हम आगे सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन आया है 1/1 + 3 x। मैं मानता हूं ऊपर आपके पास cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, लेकिन नीचे का फंक्शन आप देखो सेम है। नीचे का फंक्शन वही है जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। तो अगर कभी भी आपके पास 1 + a⁻x आ जाए, 1 + e⁻x आ जाए, 1 + e⁻sin x आ जाए, आप उस पूरे को स्किप कर सकते हो और केवल उसकी जगह 1/2 आपको बाहर मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से ट्रिक लगा के कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 लिख दूंगा मैं यहाँ, और -π/2 लिखूंगा नीचे और π/2 लिखूंगा ऊपर, क्योंकि ये तो ओरिजिनल लिमिट्स है जो क्वेश्चन ने दी है। अब cos स्क्वायर x है और नीचे कुछ भी नहीं है। नीचे कुछ भी इसलिए नहीं क्योंकि यही तो ट्रिक है कि जो नीचे का फंक्शन होता है वो आप नहीं लिखोगे, आप उसकी जगह केवल 1/2 आपने लिख के उसको कॉम्पेंसेट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि cos स्क्वायर x भी एक इवन फंक्शन है, तो -π/2 से π/2 जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल क्या कर सकते हैं, हम केवल 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं और हम इस फंक्शन को 0 to π/2 पे सॉल्व कर सकते हैं केवल, और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों की cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cos स्क्वायर x आप सभी जानते हो, cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, तो हमारे पास अगर cos स्क्वायर x आएगा तो हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2। ये आप सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 + cos 2x/2। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ गया 0 से π/2, 0 से π/2, और cos स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूं 1/2 + cos 2x/2, और इस पूरे का मुझे करना है अब इंटीग्रेशन। अब बच्चों आप बताओ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/2 फिर से कांस्टेंट है, वो बाहर जाएगा, अंदर आ जाएगा x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x/2। और cos 2x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं sin 2x/2 हो जाएगा, और 1/2 ऑलरेडी बाहर है तो ये हो जाएगा sin 2x/4। तो ये हमारा आ गया आंसर। बस अब इसमें लिमिट्स पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से π/2। अब बच्चों जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो पहला तो हमारा क्या बना, π/2/2, तो ये तो π/4 बन गया, प्लस अगर हम इसमें π/2 पुट करेंगे तो 2 × π/2 sin π 0 ही होता है, तो केवल 0 ही आ जाएगा। माइनस जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म 0 हैं, तो हमें केवल कितना आ गया हमारा आंसर, π/4 हमारा आंसर है। तो डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितनी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सुपर ट्रिक पता हो तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में आया था। देखने को ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक का यूज करके। अब देखिए, तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, आई की वैल्यू दे रखी है 2/π। मैं एक बार फिर से लिखूंगा इसको, 2/π। इंटीग्रेशन आपको -π/2 से π/2 बोल रखा है, -π/2 से π/2 बोल रखा है, dx अपॉन, अब देखिए कितने बड़े बड़े टर्म्स नीचे हैं, 1 + e⁻sin x। ये तो आप सभी समझ गए होंगे, ये तो जाने वाला है क्योंकि हमको ट्रिक पता है। हम क्या करेंगे, 1 + e⁻sin x को हटा देंगे, और यहां पे आ गया आपके पास 2 - cos 2x होल स्क्वायर, 2 - cos 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, आपको 27i² की वैल्यू पूछी गई है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये i क्या है। तो यही i है, ये आपको i गिवन हुआ है, तो आपको i की वैल्यू निकालनी है। बाद में आप उसको स्क्वायर करके 27 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें ट्रिक लगा दूं तो ये पूरा टर्म जो है मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1/2। मैंने उस नीचे वाले टर्म को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या लिखा, 1/2, और जो 2/π है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा क्वेश्चन में, और यहां से आ जाएगा -π/2 से π/2, और dx अपॉन, अब केवल क्वेश्चन मेरे पास कितना बचता है, 2 - cos 2x, 2 - cos 2x। ठीक है, 2 - cos 2x ये स्क्वायर नहीं है, ये क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, केवल 2 - cos 2x है। ठीक, अब देखो बच्चों, अब आप सभी जानते हो ये तो 2 से 2 पहले मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक बार मैं चेक करूंगा 2 - cos 2x होता क्या है। तो 2 - cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, 2 cos स्क्वायर x - 1। तो ये तो फंक्शन मेरा क्या बन गया, 2 - 2 cos स्क्वायर x और +1, मतलब ये तो 3 - 2 cos स्क्वायर x बन गया, 3 - 2 cos स्क्वायर x बन गया। ठीक है, तो मैं इसको 3 - 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। सिंस ये भी एक इवन फंक्शन है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 0 से π/2 ले सकता हूँ और बाहर एक 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अब मेरे पास बाहर बच रहा है 2/π। तब देखो i की वैल्यू क्या आ गई, ये सब करने से i की वैल्यू कितनी आ गई, 2/π dx अपॉन, और 2 - cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 3 - 2 cos स्क्वायर x, 3 - 2 cos स्क्वायर x। अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया। अब मुझे केवल इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा।
अब आप सब जानते हो, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है इससे पहले भी, अगर आपने इंटीग्रेशन कवर किया होगा हमारे साथ तो आपको पता होगा कि 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स कभी भी आता है ना, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो बच्चों वही चीज कराएंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड, दोनों में करा दिया हमने ऊपर नीचे। अब देखो इस ऐसा करने से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइनली हमारे पास जो आई की वैल्यू बन रही है वो है 2 बाय पाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और नीचे जो ये सेक स्क्वायर एक्स, ये तो दोनों के पास जाएगा ना, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आप जानते हो रेसिप्रोकल है, तो वो 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हमारे पास ऊपर है और नीचे हमने ले रखा है 3 इंटू, अब वो सेक स्क्वायर एक्स जो आया है हम उसको वापस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। यही ट्रिक होती है, हम सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड ही इसलिए कराते हैं ताकि हम उसको टैन में चेंज कर पाए। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स कर देंगे हम, वहां पे -2 आ जाएगा, और ये पूरा क्या है, और ये पूरा इंटीग्रेशन 2 बाय पाई है, सो ये पूरा इंटीग्रेशन 2 बाय पाई है, और ये लिमिट है 0 से आपकी पाई बाय 2। ओ सॉरी, ये पिछले क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, ये आ गया आपका 0 से पाई बाय 2। और अब देखिए, अब हमने tan x को हमें लेना है t, अब हमें लेना है tan x को t, तो अगर आप tan x को t लोगे ना, तो sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, अपने आप dt हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, ठीक। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और -2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ फाइनली dt अपॉन 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और क्योंकि हमने tan x को t ले रखा है तो उससे दो चीजें चेंज होंगी, एक तो ये हो जाएगा dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। अब हमारी लिमिट 0 से पाई बाय 2 नहीं रहेगी, अब हमारी लिमिट 0 से √3 हो जाएगी। 0 से √3 कैसे हो गया ये, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने tan x को t ले रखा है, ठीक है। तो आप जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो tan 0, तो t की वैल्यू tan 0 आ जाएगी, मतलब वो 0 ही है। लेकिन जब आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है, ये पाई बाय 4 है, ये 0, ये √3 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप इसको चेंज करोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये एक्चुअली पाई बाय 4 है, ठीक है। तो ये लिमिट भी पाई बाय 4 है हमारे पास, और ये लिमिट इस वजह से 1 हो जाएगी। अब देखिए dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, आप जानते हो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो आपको पता है ना कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इस तरीके का इंटीग्रल कभी भी फॉर्म होगा तो उसका आंसर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए है, ये आप सभी जानते हो, प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज यहां करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं, अब मेरा जो i की वैल्यू है, फाइनली जो मेरे i की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, dt अपॉन, अब देखिए मैं 3 कॉमन लेता हूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय 3, ठीक है। तो मैं इस 3 को बाहर भेज दूंगा तो हो जाएगा 2 बाय 3 पाई इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 करेंगे dt अपॉन, अब मैं इसको लिख सकता हूं t का स्क्वायर, ये तो t का स्क्वायर मेरे पास लिखा हुआ है, प्लस 1/3 को मैं 1/√3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में कैसे भी करके कन्वर्ट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमारे पास अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली t है। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, तो इसका फाइनल आंसर आएगा i इज इक्वल टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 2 बाय 3 पाई और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो उसका फाइनल आंसर आ गया 2 बाय 3 पाई इंटू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 1/√3, तो 1/√3 मतलब ये √3 ऊपर ही चला जाएगा, और tan इनवर्स x बाय ए, tan इनवर्स x बाय ए में क्या हो जाएगा, ये t बाय 1/√3 मतलब ये √3t बन जाएगा। तो अब बच्चों इसमें आपको डालना है, इसमें आपको लिमिट डालनी है कितनी, 0 से 1। तो जब आप यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स √3 मतलब ये आ जाएगा पाई बाय 3, माइनस जब आप 0 पुट करोगे तो पूरा हो जाएगा 0। तो अब मेरे पास जो आंसर आया है वो फाइनली कितना आया है, अब देखिए आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आंसर मेरे पास आया है 2 बाय 3 पाई इंटू √3, ओके। और यहाँ पे आई है मेरे पास वैल्यू पाई बाय 3 माइनस 0।
तो इसकी वैल्यू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा फाइनली 2√3/9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3√3 लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई है 2/3√3। अब क्वेश्चन देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। सो आई की वैल्यू हमसे हमारे पास कितनी आ गई है, आई की वैल्यू आ गई है 2/3√3, करेक्ट। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज 27i², मतलब कि आप क्या करो, इसका आप स्क्वायर करा दो और उसमें 27 का मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका आप स्क्वायर कराओगे मतलब कितना आ जाएगा 4 ये 3√3 है, मतलब 3 × 27, और यहाँ पे इंटू 27 कराओगे तो सब कट के कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, तो 4 आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितनी सारी ट्रिक हमने एक साथ लगाई। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को 1 + e sin x जो दिया हुआ था वो कट शॉर्ट करके हमने 1/2 लिखा। उसके बाद हमने इसमें प्रॉपर्टी यूज करी इवन फंक्शन वाली। उसके बाद हमने जो क्वाड्रेटिक बना हमारे पास, हमने sec स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा के उस क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट किया और फिर सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। तो जितने भी क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आते हैं ना, वो केवल दिखने में टफ होते हैं, बट अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली पता है तो आप सबको यूज कर करके आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन की बहुत जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो 1 + e⁻x आपको नीचे दिया हुआ है, 1 + e⁻x नीचे दिया हुआ है, मतलब आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन को हटा के फंक्शन बना लो अपने लिए। तो 1/2 आपने लिखा, लिमिट आपकी सेम -π/2 से π/2 ही रहेगी, ठीक है। और आपके पास अब केवल x² cos x बचेगा। अब ये फंक्शन आपके पास केवल x² cos x ही तो बचा, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी अगेन आप ट्रिक लगा लो, तो क्या हो जाएगा, आप 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है x² cos x, फिर से इवन फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, केवल 0 से π/2 पे इंटीग्रेट करना है इसको, और x² cos x आपका आ गया। अब आपको खाली इसका इंटीग्रेशन कोई बता दे तो आप आंसर लिख सकते हो। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, x² cos x क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। x² cos x क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जब भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होगा ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आपको कैसे करना पड़ता है। आप DI मेथड फॉलो कर लो। अब व्हाट इज दिस DI मेथड? DI मेथड में आप पहला फंक्शन लिखो जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो x² उसको डिफरेंशिएट कराओ, 2x फिर 2 और फिर 0, और I में आप अपना दूसरा फंक्शन लिखो जो कि हमारे पास है cos x, और आपको इसको इंटीग्रेशन कराते जाना है। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, फिर sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x, और फिर -cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -sin x। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। ये प्लस माइनस जो है ये ऑल्टरनेट जाते हैं, और फिर आपको कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और फिर ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, देखिए x² × sin x आ गया, x² × sin x आपका फर्स्ट टर्म, -2x × cos x, -2x × -cos x, मतलब ये +2x sin x आ गया, +2x cos x, सॉरी यहां पे आप लिखोगे +2x, यहां पे आप लिख दोगे +2x cos x, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन सा टर्म है, उसके बाद आपका टर्म है +2 sin x, लेकिन वो माइनस के साथ आएगा, तो मतलब ये आपका -2 sin x आ जाएगा। तो आपका ये फाइनली इंटीग्रल आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इसमें लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स आपकी क्या थी, 0 से π/2 थी, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो बीच वाला टर्म है ना, उसमें x भी और cos x भी है, तो एक बार वो π/2 पे 0 हो जाएगा क्योंकि cos π/2 0 है, एक बार वो 0 पे 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है। तो आप इस टर्म को हटा सकते हो, आपका खाली आंसर कितना आएगा, x² sin x -2 sin x। अब आप इसमें खाली लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स पुट करोगे कितना आएगा, π/2 से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने π/2 पुट किया, कितना आ जाएगा, π²/4, और sin π/2 हो जाएगा 1, और -2 sin π/2 मतलब -2 हो जाएगा। तो π²/4 -2, π²/4 -2। अब हम देखेंगे हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला क्या है, हाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब π²/4 -2 हमारा आंसर है। सो π², देखिए ऑप्शन में हल्का सा मिसप्रिंट है, बस यहाँ पे π² होगा, तो π²/4 -2 हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट सीखा DI मेथड। तो कब यूज करते हैं DI मेथड, जब भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो DI मेथड आपको बहुत जल्दी से आंसर लाके देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नई प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो कि है पीरियोडिक फंक्शन। सो प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन जो एक टाइम बाद अपने आप को रिपीट करे। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये क्या बन रहा है, सिग्मा n = 1 to 100। सबसे पहले तो आप ये सिग्मा को एलिमिनेट कर दो। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहले तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो सिग्मा n की वैल्यू आपको 1 से शुरू करनी है और 100 तक जाना है। जब आप 1 शुरू करोगे तो यहाँ 1 - 1 मतलब ये बनेगा 0,
और उसके बाद n की वैल्यू आपने 1 ले रखी, तो 0 से 1 बना आपका पहला, और e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कितने लोग ये बात जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? कमेंट्स में बताइए, जल्दी से कमेंट्स करिए बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? आप सभी को पता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ठीक है? तो मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे ही जब मैं सेकंड इंटीग्रल ब्रेक करूंगा तो n की वैल्यू 2 रखूंगा मैं, तो 2 माइनस 1 का मतलब ये 1 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा, और फिर अगेन e की पावर क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे करते करते मुझे लास्ट वैल्यू कौन सी रखनी है? लास्ट वैल्यू मुझे n की वैल्यू 100 रखनी है। जब मैं 100 रखूंगा तो 100 माइनस 1 मतलब 99 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 100, और e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। अब देखो बच्चों, जितना भी फंक्शन आपको दिख रहा है, ये आपको देखा जाए तो 100 इंटीग्रल दिखे हुए हैं, ठीक है? ये आपको देखा जाए तो एक तरीके से 100 इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुई और 100 तक गई है, पर आप 100 इंटीग्रल नहीं निकालोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि हर जगह पे सेम है फंक्शन, e की पावर फ्रैक्शनल पावर, e की पावर फ्रैक्शनल पावर ऑफ x, e की पावर फ्रैक्शनल पावर ऑफ x, हर जगह पे सेम फंक्शन है, तो आपको 100 बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप केवल इस एक इंटीग्रल को निकाल के उसका आंसर 100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो अब हम देखेंगे इस एक इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, 0 से 1 e रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पावर ऑफ x। अब बच्चों आप बताओ, e की पावर x जो फ्रैक्शनल पावर ऑफ x है, वो 0 से 1 में कैसे बिहेव करेगा? तो फ्रैक्शनल पावर ऑफ x 0 से 1 में तो कैसे बिहेव करेगा? वो तो केवल e की पावर x की तरह ही बिहेव करेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? खाली e की पावर x का इंटीग्रेशन है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। अब इसमें आप लिमिट डालोगे 0 से 1, तो मतलब कितना हो जाएगा ये? e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, मतलब ये कितना हो जाएगा? e माइनस 1। तो e माइनस 1 मेरा एक इंटीग्रल का आंसर है, और ऐसे 100 इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है, तो मैं e माइनस 1 इंटू 100 कर दूंगा, तो 100 इंटू e माइनस 1 मतलब मेरा a पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल आता है और अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहले एनालाइज करेंगे कि उसका पीरियड क्या है, ठीक है? और उसके बाद हम सारे फंक्शन को नहीं सॉल्व करेंगे, रादर हम क्या करेंगे? हम केवल एक फंक्शन को सॉल्व करके उसको उतने से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 100 इंटीग्रल थे, तो 100 बार आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, केवल एक बार आप इंटीग्रेट करोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप कभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है? आप 12th सीबीएसई की भी तैयारी कर रहे हो, या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या कोई और एग्जाम भी तैयारी कर रहे हो, तो भी ये क्वेश्चन आप कभी नहीं देखोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन केवल और केवल एडवांस में आता है और मेंस में। अभी पिछले कुछ सालों से उन्होंने ट्रेंड चेंज करके मेंस में देना स्टार्ट कर दिया है, बट इस क्वेश्चन में लगता है लेबनिज रूल। कौन सा रूल लगता है? लेबनिज रूल, ठीक है? तो बच्चों लेबनिज रूल की खास बात यह है कि वो ना किसी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं डी बाय डी एक्स ऑफ, अब मुझे निकालना है किसी, मान लीजिए यहाँ पे 0 से x या f ऑफ x मैंने कुछ भी दे रखा है, मतलब मुझे किसी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना ना, तभी मैं ये लेबनिज रूल यूज करूंगा। अब देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे। अब ये क्वेश्चन लिमिट का दिया हुआ है। अब आप सोचोगे इंटीग्रल कैलकुलस में लिमिट का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, आपको लिमिट्स भी पता है, लिमिट्स के सारे कॉन्सेप्ट पता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए डिनोमिनेटर तो 0 जाता हुआ मुझे दिख रहा है, x स्क्वायर है, और जब आप इंटीग्रेशन की बात करोगे ना, तो वो भी 0 से x स्क्वायर है, मतलब 0 से 0 ही है। तो अगर आप किसी चीज को 0 से 0 पे इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब उसका कुछ बना ही नहीं, वो कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई एरिया ही नहीं आएगा, ठीक है? तो अब आप ये देख सकते हो ये 0 बाय 0 फॉर्म का क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं बच्चों, अगर 0 बाय 0 फॉर्म आ जाता है लिमिट्स के केस में, तो हम क्या करते हैं? हम लगाते हैं एल हॉपिटल्स। तो अगर आप एल हॉपिटल लगाओगे, दैट मींस आप न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर रहे हो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो देखो अब मैं यहां पे लिखूंगा एल हॉपिटल लगाने के बाद फंक्शन क्या बनेगा? बनेगा डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमको, 0 से एक्स स्क्वायर, और साइन रूट टी डी टी। तो ये तो बन गया मेरा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर की बात करें हम, और यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन है, तो डिनोमिनेटर की बात करें तो x क्यूब है हमारे पास, तो x क्यूब हो जाएगा कितना? 3x स्क्वायर हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए अब हाउ टू अप्लाई दिस लेबनिज रूल। सबसे पहले मैंने आपको बताया लेबनिज रूल लगता कब है। तो लेबनिज रूल तब लगता है, प्लीज आप इसको कहीं पे नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबनिज रूल वहां पे लगेगा जब आपको किसी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन निकालना हो। और हम देख सकते हैं हमारी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, हम किसी इंटीग्रल का ही डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो फिर अब बताइए कितना हो जाएगा? अब देखिए अब लेबनिज रूल लगाते कैसे, ये देखिए। तो लेबनिज रूल कैसे लगाएंगे हम? एक बार आप अपर लिमिट ना अपने फंक्शन के वेरिएबल को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कितना हो जाएगा? साइन रूट एक्स स्क्वायर, और उसके बाद अपर लिमिट का ही डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद आप लगाओगे माइनस।
अब आप लोअर लिमिट रिप्लेस करोगे, तो लोअर लिमिट रिप्लेस करोगे तो साइन हमारा क्या है, रूट टी है, तो टी को रिप्लेस करना है किससे, जीरो से, तो साइन रूट जीरो हो गया, और इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो वो तो डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो जीरो ही हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म मेरे लिए जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए ये टर्म क्या बना, बन गया, ये हो गया आपका लेबनिज रूल। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, लेबनिज रूल में क्या करना होता है, आप अपने फंक्शन के वेरिएबल को पहले अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे, तो मैंने किया, रूट टी को मैंने रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से, तो मेरा ये फंक्शन बना, और साथ में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कराना होता है, उसके बाद आपको माइनस लगाना है, फिर आपको लोअर लिमिट से रिप्लेस करना है वेरिएबल को, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। ऐसा करेंगे आप तो देखिए क्या बना, ये बना 2x sin x, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये 2x sin x, ये x से x तो कट जाएगा, और sin x बाय x हम जानते हैं 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। तो ये आ गया आपका 2/3 फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन तब भी आपसे नहीं होगा जब तक आपको लेबनिज रूल नहीं पता होगा। तो इसीलिए आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें लेबनिज रूल सीखा है, हमने इसमें डीआई मेथड सीखा है, हमने इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं, हमने कैसे फंक्शन बड़े बड़े फंक्शंस को रिड्यूस करते हैं स्मॉल फंक्शंस में, ये भी सीखा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही अलग क्वेश्चन है, हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से जैसा हमने प्रैक्टिस किए हैं उससे एकदम अलग क्वेश्चन है। बट मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की खास ट्रिक होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको ये क्वेश्चन हर हर शिफ्ट में मिलेगा। जैसे मैंने 2019 मेंस की शिफ्ट से उठाया क्वेश्चन, आपको 2020 2021 हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना होता है इसको। तो सबसे पहले कभी भी सीरीज वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप उस सीरीज का पैटर्न ऑब्जर्व करके ना पहले उसको सीरीज के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है एक शॉर्टकट। अब वो शॉर्टकट क्या है, अब वो शॉर्टकट ये है कि जब भी आप सिग्मा यूज करते हो उसको आपको इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जो r बाय एन वाला टर्म होगा वो आपको हमेशा x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और जो 1 बाय एन होगा ना, 1 बाय एन हमेशा क्या हो जाएगा, वो dx से रिप्लेस कर देना है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सीरीज देख के पहले तो समेशन वाला एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन में आपको सिग्मा आर और ये सब यूज मिलेगा। ठीक है, और फिर ये शॉर्टकट लगा के आपको अपना क्वेश्चन वापस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। देखो कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि लास्ट टर्म में हमारे पास n ही नहीं है ऊपर, न्यूमरेटर में हर टर्म में n है लेकिन लास्ट टर्म में n नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई और n का डिवाइड करा देंगे, तो ये बन जाएगा n अपॉन 5n स्क्वायर। अब आपको पैटर्न एनालाइज करना है, तो क्या पैटर्न चल रहा है, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे ये आएगा n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे ये क्या है, ये तो n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप इसका सीरीज वाला टर्म बनाओगे। तो सीरीज का मतलब समेशन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, और जा रहा है कहां तक, 4n स्क्वायर तक। 4n स्क्वायर कब आया होगा, जब आपने r की वैल्यू क्या रखी होगी, जब आपने r की वैल्यू 2n रखी होगी। यहाँ पे आपकी r की वैल्यू 2n होगी, तभी तो उसका स्क्वायर होकर 4n स्क्वायर बनेगा। तो आपने लिखा सिग्मा। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, समेशन वाले एक्सप्रेशन में। तो आपने लगाया समेशन, r की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक जा रही है, और किस टाइप का एक्सप्रेशन है ये, ऊपर n है न्यूमरेटर में और नीचे n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया पूरा आपका क्या, पूरा आपका समेशन वाला एक्सप्रेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा के फाइनली इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें शॉर्टकट लगाएं, तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया बच्चों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिग्मा का साइन इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया मैंने। लिमिट्स का भी मैं कुछ नहीं करता हूं, ठीक है, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या मैं नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर तो 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है, मैंने नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ही इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आर बाय एन वाले टर्म को क्या करना है, एक्स से रिप्लेस करना है। और देखिए ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 बाय n, और 1 बाय n को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 1 बाय n को हम dx लिख सकते हैं। तो क्या बना ये फाइनली, ये बना इंटीग्रेशन 1 बाय n मतलब dx हो गया। ठीक है, और 1 प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब केवल एक ही चीज बचती है, वो है लिमिट्स। तो लिमिट्स बच्चों देखो क्या है, r की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, r की वैल्यू 1 से लेके 2n तक वेरी कर रही है, करेक्ट। पर आपको तो x की लिमिट चाहिए ना, और x आपको पता है क्या है, r बाय n होता है। तो आप इस पूरे को n से डिवाइड करा दो, पूरे को आप n से डिवाइड कराओगे तो आपका कितना आ गया, 1 बाय n आ गया, लेस देन x लेस देन 2। और आपको पता है n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो जब आप 1 बाय n डालोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब आपकी x की लिमिट्स क्या है, आपकी x की लिमिट्स 0 से 2 है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप जानते हो क्या इंटीग्रल है, वो है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x आपका आंसर है, जिसमें आप लिमिट्स डालोगे 2 और 0, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 और माइनस tan इनवर्स 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो केवल tan इनवर्स 2 इसका आंसर है। तो देखेंगे हम बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स हमने क्या किया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बच्चों आएगा ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज को देख के उसका पैटर्न एनालाइज करना है और आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशन में जैसा हमने कर रखा है यहाँ पे। और उसके बाद आपको शॉर्टकट लगाना है। प्लीज बहुत ध्यान से नोट करिए शॉर्टकट में क्या तीन चीजें हैं। समेशन को आपको इंटीग्रल से रिप्लेस करना है, आर बाय एन वाले टर्म को एक्स से रिप्लेस करना है और 1 बाय एन को डीएक्स से रिप्लेस करना है। और लिमिट्स के लिए भी आप क्या करोगे, एक बार आर आपको पता है, आर की लिमिट्स पता है तो आप एन से डिवाइड करके एक्स की लिमिट्स बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों आई होप आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। इस सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जिनकी बहुत सारी ट्रिक्स है। हमने डीआई मेथड सीखा है, हमने लेबनिज रूल सीखा है, हमने सीरीज वाले क्वेश्चन सीखे हैं। आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।